अस्सलाम वालेकुम। लाइव विद आदिल शाहजेब के साथ मैं हूं आपका मेज़बान। मुल्क भर में आज सिर्फ एक ही सदा सुनाई दे रही है और वो है बिजली की बढ़ती हुई कीमतों पर अवाम की दुहाई। हर शहर हर ज़िले में अवाम बिजली की बढ़ती हुई कीमतों के खिलाफ सरापा एहतजाज हैं। जमात इस्लामी की जानिब से 2 सितंबर को मुल्कगीर हड़ताल का ऐलान भी कर दिया गया है। हुकूमत भी इस मसले को संजीदगी से लेने की कोशिश कर रही है। निगरान वज़ीर आज़म अनवार उल हक काकड़ ने 2 दिन में आला सतह के इजलास मुनक्किद किए हैं और अवाम को हर मुमकिन रिलीफ देने के लिए मुशावरत भी की जा रही है। वज़ीर आज़म ने आज वज़ारत तवानाई से तमाम मुशावरत भी मुकम्मल कर ली और बिजली के बिलों की सूरत हाल पर हतमी इजलास जो है वो कल उन्हीं की ज़ेर सदारत होगा। वज़ारत तवानाई के इजलास में सार्फिन को रिलीफ देने के लिए तजावीज़ तय कर ली गई हैं। तमाम तजावीज़ और फैसले वफाकी काबीना के इजलास में पेश किए जाएंगे। सार्फिन अपने बिजली के बिल किस्तों में भी अदा कर सकेंगे, जबकि स्लैब के लिहाज से 300 यूनिट वाले सार्फिन के लिए रिलीफ के ऑप्शन पर भी गौर किया जाएगा। ज़राए के मुताबिक इतवार को होने वाले इजलास में निगरान हुकूमत ने 550 अरब रुपए तक की बिजली चोरी रोकने के लिए 1 हफ्ते में काबीना इजलास में ऑर्डीनेंस लाने का फैसला किया है। अब इस ऑर्डीनेंस के मुसव्वदे में बिजली के बिलों की अदम अदायगी को भी बिजली चोरी तस्वुर किया जाएगा। हुकूमत मुल्क भर में इंसदाद चोरी बिजली फोर्स कायम करेगी। बिजली चोरी और अदम अदायगी को संगीन जुर्म तस्वुर किया जाएगा। हुकूमत ने लोगों की जानिब से अपनी छतों पर नस्ब सोलर पैनल की नेट मीटरिंग के इकदाम का भी जायज़ा लेना शुरू कर दिया है। माली साल 2023-24 में सार्फिन से तकरीबन 3.25 ट्रिलियन रुपए वसूल करने हैं, जिनमें से सार्फिन को कैपेसिटी चार्जेस की मद में 2 खरब रुपए अदा करने होंगे। मुल्क भर में 41,000 मेगावाट बिजली पैदा करने की सलाहियत मौजूद है और तकरीबन हज़ार मेगावाट शमसी तवानाई लोग अपनी छतों पर तैयार कर रहे हैं और इजाफी शमसी तवानाई हुकूमत को फ़रोग़ कर रहे हैं। 1000 मेगावाट के सोलर पैनल की वजह से सिस्टम की बिजली फ़रोख्त नहीं हो रही, ये भी कहा जा रहा है और इसके नतीजे में बिजली की कैपेसिटी चार्जेस में इजाफा हुआ है, जिसकी वजह से बिजली के बिलों में इजाफा हुआ है। दूसरी जानिब सेनेट की कमेटी बराए पावर डिवीज़न से बिजली की रिकवरी, चोरी और नुकसानात की तफसीलात तलब करते हुए कहा है कि इंडिपेंडेंट पावर प्लांट्स, निजी बिजली घरों ने अंधी करप्शन की, इनके खिलाफ एक्शन लिया जाए। सेनेट की कायमा कमेटी बराए तवानाई के चेयरमैन सैफुल्ला अबड़ू की ज़ेर सदारत इजलास में पूछा गया कि बिजली के बिलों में इजाफे की वजूहात के बारे में कौम को बताया जाए, जिस पर वज़ारत तवानाई के हुकाम ने जवाब दिया कि 2013 में कैपेसिटी चार्जेस 185 अरब थे, 2019 में ये बढ़कर 640 अरब रुपए हो चुके हैं, 2021 में 796 अरब, 2022 में 970 अरब और 2023 में 1.3 ट्रिलियन हो चुके हैं। 2024 के लिए तखमीना तकरीबन 2000 अरब रुपए है। कमेटी ने पावर डिवीज़न से रिकवरी, चोरी और नुकसानात की डिस्कोज वाइज जो हैं तफसीलात तलब कर ली हैं और ये भी कहा गया है कि IPPs के मुआहदे अवाम को ले डूबे हैं। IPPs ने सरमायाकारी की रकम में ओवर इनवॉइसिंग की, इस बात की इंक्वायरी भी होनी चाहिए। हमारे बच्चे IPPs के कर्ज में जो है जकड़ चुके हैं, वो चुका रहे हैं कर्ज। 2009 में लगने वाले मंसूबों की लागत $2 अरब कैसे थी, पावर डिवीज़न सोया रहा, तखमीने को देखे बगैर मंजूरी दे दी गई। इस करप्शन को बेनकाब करेंगे, इंक्वायरी करेंगे। IPPs ने अंधी करप्शन की, इनके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। पाकिस्तान में इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर्स की मजमूई जो तादाद है वो तकरीबन 78 के लगभग है, जिनमें से 40 कंपनियों के साथ 2021 में मुज़ाकरात हुए और ये मुआहदा किया गया कि इन कंपनियों से ख़रीदी गई बिजली की अदायगी डॉलर्स में तो होगी, लेकिन यह फिक्स कर दिया गया कि $148 रुपए का तस्वर होगा। इसी तरह पाकिस्तानी कौम कमो बेश 78 में से तकरीबन 40 IPPs को उनकी बिजली की पैदावारी लागत और उनकी पैदावारी सलाहियत की अदायगी $148 रुपए फी डॉलर के हिसाब से कर रही है। फ्यूल और कैपेसिटी कॉस्ट बढ़ने से 2200 अरब रुपए सालाना पाकिस्तान मजबूरन दे रहा है। ये मुज़ाकरात नेपरा ने 1994, 2002 और उसके बाद 2008 में बिजली पैदा करने वाली IPPs के साथ की है, जबकि 2014-15 में CPEC और चीन के ताउन से 1000 मेगावाट के कराची 2 और कराची 3 न्यूक्लियर जनरेशन प्लांट्स की बिजली के बारे में चूंकि अभी तक मुज़ाकरात का नतीजा नहीं निकला, इसलिए 13,000 मेगावाट बिजली 2014-15 से अब तक नेशनल ग्रिड में आ रही है। उस पर अदायगी डॉलर के रवा निर्ख पर हो रही है। अगर हम बात करें मुफ्त बिजली हासिल करने वालों की, तो पावर डिवीज़न के ज़राए ने इंकशाफ किया है कि सरकारी बिजली जो है वो
कंपनियों के अफसरान को सालाना 13 अरब रुपए मुफ्त बिजली वो दे रही है और सिर्फ ग्रेड 1 से 4 तक के मुलाजमीन को माहाना 100 यूनिट फ्री मिलते हैं। 1 से 4 ग्रेड के मुलाजमीन को रिटायरमेंट के बाद भी 50 यूनिट माहाना फ्री बिजली दी जाती है। 5 से 10 ग्रेड के अफसरान को 150 यूनिट मुफ्त, जबकि 11वें से 15वें स्केल तक अफसरान को 200 यूनिट मुफ्त मिलते हैं और रिटायरमेंट के बाद 11वें से 15वें स्केल तक रिटायर्ड अफसरान को 100 यूनिट जो है माहाना मिलते हैं। पावर डिवीजन के ज़राए के मुताबिक 16वें स्केल के अफसरान को तकरीबन 300, 17वें को 450 यूनिट, 18वें ग्रेड के अफसरान को 600 यूनिट बिजली मुफ्त मिलती है, जबकि 19वें ग्रेड के अफसर को 880, 20वें ग्रेड के अफसर को 1110 यूनिट, जबकि 21 और 22 ग्रेड वाले मुलाजमीन को 1300 यूनिट माहाना मुफ्त दिए जाते हैं। इन तमाम मामलात पर तफसीली गुफ्तगू करेंगे, सियासी मामलात पर भी, इंतखाबात के जो मामलात हैं उन पर भी। और ये जो बिजली के बिल आए हैं, ज़ाहिरी बात है तकरीबन हर घर में इस पर वावेला ही मचा हुआ है पाकिस्तान में। तो हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा और उनके सेक्रेटरी जनरल जनाब एहसन इकबाल साहब। एहसन इकबाल साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। बड़ा अहम ये इशू है कि मैं एक ऐसे बंदे को जानता हूँ जिसकी तनख्वाह 50,000 है, पिछले 2 महीनों में उसके बिल जो है ना 50,000 से ज़्यादा हैं, बेचारे को स्ट्रोक भी हुआ है। ये तकरीबन हर दूसरे दिन दूसरे घर की यही कहानी है। सर ये किस तरफ हम जा रहे हैं? मैं समझता हूँ कि बहुत ही हम एक अफसोसनाक मुकाम पे खड़े हैं और इस सारी सूरत हाल को समझने के लिए आपको ओवरऑल इकनॉमिक कॉन्टेक्स्ट समझना ज़रूरी है कि ये इतना दबाव क्यों है इस वक्त। देखिए, पहली बात यह है कि जो मुल्क का एक ग्रोथ मोमेंटम था, रियल ग्रोथ मोमेंटम जो कि प्रोडक्टिव सेक्टर्स के ऊपर आ रहा था, वो 2018 में एक साजिश के ज़रिए डिसरप्ट किया गया। दूसरे फिर ये कहानी बनाई गई कि जनाब देखें वो मुस्लिम लीग नून जो है फालतू बिजली लगा गई, हमें तो इतनी ज़रूरत नहीं थी। जब हमने बिजली के मंसूबे लगाए तो उस वक्त सबका ये ख्याल था कि पाकिस्तान अब एक मोमेंटम पर आ गया है, अगले 10 सालों के लिए हम 5-6% की ग्रोथ के साथ आगे चलेंगे। किसी के वहमो गुमान में नहीं था कि इस किस्म का क्रैश हमारे साथ होगा कि जहां हम नेगेटिव ग्रोथ में चले जाएंगे। अच्छा, उस पर जुल्म यह हुआ कि आखिरी साल जो पीटीआई का था, इन्होंने अपनी लो ग्रोथ को हाई ग्रोथ दिखाने के लिए 82 अरब डॉलर की इंपोर्ट का दरवाज़ा खोल दिया, जिससे हमारा तजारती खसारा तकरीबन 50 अरब डॉलर से बढ़ गया। जब आपका तजारती खसारा पाकिस्तान की तारीख का एक नया रिकॉर्ड बना रहा हो तो ज़र मुबादला के ज़खायर पहले ही ड्विंडल कर रहे थे, वो खसारा तमाम ज़र मुबादला के ज़खायर खा गया। अब जब इस तरह उन्होंने कश्ती डूबती हुई देखी तो पीटीआई की हुकूमत ने IMF के साथ एक डेस्परेशन के अंदर ऐसे मुआहदे पर दस्तखत किए जिसमें उन्होंने नहायत सख्त शराइत पर पाकिस्तान की तरफ से आमादगी की। आपको याद होगा कि हम उस वक्त अपोजिशन में थे और हम चीख चीख कर कहते थे कि ये पाकिस्तान की खुद मुख्तारी का सौदा कर रहे हैं, ये पाकिस्तान के अंदर बदतरीन महंगाई पैदा करने का फार्मूला सौदा कर रहे हैं या उस पर दस्तखत कर रहे हैं। अब किस्मत की जो आप सितम ज़रीफ़ी ये देखिए कि वो हुकूमत जिसने IMF के उस मुआहदे पर दस्तखत किए थे, वो ख़ुद उस मुआहदे से पीछे हट के मुल्क को डुबो के चली गई। जब हम आए तो हमारे सामने 2 रास्ते थे, या ये था कि डिफ़ॉल्ट कर लें, या ये कि उस डिफ़ॉल्ट से बचने के लिए IMF के पास जाके और उस मुआहदे पर अमल दरामद करें। IMF ने कहा जी बात यह है कि हमें नहीं पता कि वो हुकूमत कौन थी और आप कौन हैं, हमें यह पता है कि पाकिस्तान की रियासत ने इस पर दस्तखत किए, लिहाजा अगर आप उस मुआहदे पर अमल करेंगे। अच्छा, उस मुआहदे का जो सबसे बड़ा एक मसला था वो ये था कि वो बहुत फ्रंट लोडेड था, उसमें तमाम प्रायर एक्शंस थे। उसके अंदर कहा गया था कि तमाम सब्सिडीज आप ख़त्म करेंगे, उसमें कहा गया था कि आप बिजली तेल इसके जो खसारा है उसको ख़त्म करेंगे। अच्छा, अब दूसरी बात, हमारे दौर में जो गर्दशी कर्जा है वो तकरीबन उसके बढ़ोतरी की जो सालाना शरह थी वो 100-125 अरब रुपए थी। पीटीआई के 4 सालों में ये 325 अरब से तजावज़ कर गई, गोया के 3 गुना ज़्यादा गर्दशी कर्जा होके 2500 अरब तक पहुंच गया। ठीक, अब ये जो खसारा है IMF कहता है कि इसको आप टैरिफ बढ़ा के पूरा करें, आप फंस गए। एक तरफ ये,
दूसरी तरफ यह है कि जो डॉलर की डिप्रिसिएशन होती है उसके साथ भी आपकी लागत बढ़ जाती है, चूंकि आप बिजली पैदा करते हैं इंपोर्टेड फ्यूल से। और इसीलिए हमारी हुकूमत ने एक बहुत मैसिव प्रोग्राम, हालांकि हमें साल एक मिला, सोलराइजेशन का शुरू किया और थर कोल को हमने प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट देना शुरू किया और कहा कि अगले चंद सालों में हम टोटल इंडिजिनस जो रिसोर्सेज हैं उनसे बिजली पैदा करने की तरफ जाएंगे, ताकि ये इम्पोर्टेड जो है फ्यूल उस पर हमारा इन्हिसार ख़त्म हो और उससे फिर ये दबाव नहीं होगा कि आपको बढ़ाने पड़ेंगे टैरिफ। तो ये एक गैर मामूली सूरत हाल है, लेकिन मैं समझता हूँ कि इसकी बुनियादी वजह वो हमारा इकोनॉमिक मेल्टडाउन है, जिसकी बुनियाद 2018 में जो किरदार थे जिन्होंने साजिश की और मोमेंटम को तोड़ा, वो आज गरीब लोगों के मुजरिम हैं। ठीक है, तफसीली जवाब आपने दिया। अब वजूहात में नहीं जाते, हम इस वक्त जहां यहाँ पे खड़े हैं उस पर तो काफी हम बातचीत पहले भी कर चुके हैं। यहां से अब निकला कैसे जाए? एक तो देखें, जो गर्दिशी कर्जा है वो तो हमें कम तो करना है। अब टैरिफ बढ़ाना हमारी मजबूरी है, IMF से हम मुआहदा कर चुके हैं, अवाम पर मजीद बोझ आप डाल नहीं सकते, लेकिन कम से कम ऐसे इकदाम कि अब ये जो बड़े बड़े अफसरान को ये जो फ्री में बिजली मिल रही है, चाहे वो जर्नल्स हैं, चाहे वो जजेस हैं, चाहे वो ब्यूरोक्रेसी है, ये तो मुकम्मल तौर पर आप इसकी हिमायत करेंगे? बिल्कुल, मैं समझता हूं कि देखिए, एक तो यह है कि फौरी तौर पे जो भी कोई प्रिविलेज ले रहा है वो खत्म होनी चाहिए जी, ताकि हर शहरी को ये पता हो कि जो बिजली का बिल जिस निर्ख पे मैं अदा कर रहा हूं उसी निर्ख पे हर VIP इस मुल्क का वही बिजली का बिल दे रहा है। एक बात। दूसरी बात मैं समझता हूं कि जो अहम है कि कुछ तो हमारे मसाइल हैं कि जिन्हें कह सकते हैं आपके टेम्पररी गवर्नेंस जो हमारी थी, हुकूमत एक 4 सालों में ख़राब हुई, उसने ख़राब। कुछ ऐसे स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स हैं कि जो पिछले 40-50 साल से हमारे सिस्टम में क्रीप इन कर गए हैं, और अगर हमने उनकी तरफ अब तवज्जो न दी तो मेरा ख्याल है कि मुस्तकिल बुनियादों पे इसको हम हल नहीं कर सकते। मिसाल के तौर पे जी, मैं मिसाल ही आप, पहली बात यह है कि मैं जिस इलाके से ताल्लुक़ रखता हूँ, गैपको, वहाँ से गुजरांवाला की जो पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है, इलेक्ट्रिक पावर कंपनी, वो तकरीबन 100% रिकवरी करती है बिजली के बिलों की। ठीक है। सो हमारे इलाके में जो किसान है, जो वो अपने बिल अदा हाउस होल्ड है, चोरी नहीं कर हर रहे, कोई बिजली का 100% रिकवरी कर रहा है। हमारे मुल्क में कुछ ऐसी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज हैं कि जिसकी रिकवरी रेट 40% है, किसी का 50% है, किसी ग्रिड के ऊपर चले जाएं 35% है, किसी शहर के अंदर बहुत ज़्यादा चोरी हो रही है। अब जो लोग चोरी कर रहे हैं उनकी जो कीमत कौन अदा कर रहा है? वो कंज्यूमर को जो बिजली का बिल पे कर रहा है। लिहाजा होता ये है कि जब ये खसारा होता है बिजली चोरी की वजह से, अब जो हमारे पावर डिवीज़न है वो इसको जब प्रेशर आता है IMF का कि खसारा कम करें, चूँकि उस पर मेहनत लगेगी कि आप चोरी को जाके कैसे पकड़ेंगे, बंद करेंगे, वो इस पूरे खसारे को उन लोगों पर लाद देते हैं कि जो बिल अदा कर रहे हैं। ये सिलसिला चल नहीं सकता कि लोग चोरी करी जाएं और उनकी चोरी की कीमत वो लोग अदा करें कि जो बिल चोरी करें। और दुनिया भर में ये रिसर्च है कि आप जब बिजली के निर्ख बढ़ाते हैं तो उसी तनासब से चोरी में भी और इजाफा होना शुरू होता है, क्योंकि वो नाकाबिले बर्दाश्त हो जाती है। सो दूसरी जो मैं समझता हूँ इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि हम इसके बारे में एक या तो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज को सूबों के हवाले करें, कोई और चारा नहीं है, क्योंकि जो मेरा ख्याल है फैसला तकरीबन पावर डिवीजन के पास इन्फोर्समेंट की रेट नहीं है। यानी कि किसी तहसील में, किसी मरकज में, थाने में अगर बिजली चोरी हो रही है तो यहाँ से वफाकी वजारत पावर जो है उसके पास कोई जरिया नहीं है कि वो रेट इन्फोर्स कर सके और रिकवरी कर सके जी, सूबों के पास है। तो लिहाजा यहाँ से वफाक सूबों को बिजली दे। अगर कोई सूबा अपने लोगों को मुफ्त बिजली देना चाहता है तो बड़े शौक से दे, उसकी सब्सिडी दे और वफाक को पेमेंट कर दे। लेकिन अगर वो नहीं देना चाहता तो उसकी जिम्मेदारी है कि वो रिकवरी करे और वो उसका बिल भरे जो सूबे की कोटे में जा रहा है। अब ये नहीं हो सकता कि किसी सूबे के अंदर तो आप 100% रिकवरी करें, किसी में आप 35% करें, किसी में 50% करें, और ये चोरी का सिलसिला इस तरह। अच्छा, तीसरी चीज, मैं ऐसा सब तीसरी चीज से पहले एक शॉर्ट सी ब्रेक ले लूं नाज़रीन, फिर ये इकबाल साहब बड़ी इंपॉर्टेंट बात कर रहे हैं, ये जारी रखें।
वेलकम बैक नाज़रीन। नून लीग के सेक्रेटरी जनरल साबिक वफाकी वजीर जनाब एहसन इकबाल साहब हमारे साथ मौजूद है। एहसन साहब, ब्रेक से पहले आपने दो ऐसी चीज़ों की निशानदेही की जो कि आप समझते हैं कि स्ट्रक्चरल मसाइल हैं पाकिस्तान के, जो अगर ना हल हुए लॉन्ग टर्म में तो वी वोंट गो एनीवेयर। तीसरी चीज़ मैं ये कहूँगा कि हमें चाहे गैस है चाहे बिजली है, इस पे हमारे कुछ मराहत याफ्ता लोगों का कब्ज़ा है कि वो खुद के लिए सस्ती मराहत लेते हैं, जिससे हमने शुरू में कुछ अफसरान की बात की, इसी तरह कुछ इंडस्ट्री का भी है। और फिर हमें ये भी देखना पड़ेगा कि जिस तरह आपने देखा होगा कि हमारा जो सीजनल पैटर्न है वो बड़ा साइक्लिकल है, यानी कि हम गर्मियों में एकदम एयर कंडीशनर चलते हैं, पंखे चलते हैं, पीक गर्मी होती है तो हमारा पैटर्न जो है वो 25-28 हज़ार मेगावाट पे चला जाएगा। जो ही सर्दियाँ आती हैं तो वो एकदम ड्रॉप कर जाता है 10,000, 12,000, 14,000 मेगावाट के ऊपर। अब ये जो इतनी एक्सट्रीम वेरिएंस है, देखिए अगर आपने प्लान करना है कि कम से कम कैपेसिटी पेमेंट आप दें सर्दियों में जी, तो आपको फिर गर्मियों में लोड शेडिंग को कबूल करना पड़ेगा, क्योंकि ये नहीं हो सकता कि अगर आप गर्मियों की कैपेसिटी के ऊपर बिजली की जनरेशन इंस्टॉल करेंगे तो वो सर्दियों में तो उतनी डिमांड नहीं है तो वो तो फिर बंद रहेगी। अच्छा, अब उसके लिए हल ये है, मेरा ख्याल है कि हमें सर्दियों में बिजली की कंजम्पशन को बढ़ाने के लिए जो गैस हम मुफ्त बांट रहे हैं उसको भी रैशनलाइज करने की ज़रूरत है। देखिए हमने अपने मुल्क की गैस तकरीबन पाइपों के अंदर जला दी है, और मैं मुजरिम इसको ज़ियाउल हक साहब के मार्शल लॉ रजीम को समझूंगा कि जिन्होंने उस वक्त लोगों को खुश करने के लिए गांव-गांव गैस पाइपलाइन बिछाने की स्कीम शुरू की, जो दुनिया में सबसे इनएफिशिएंट तरीका है गैस की डिस्ट्रीब्यूशन का। आप सऊदी अरब चले जाएं, आप जिनके पास तेल और गैस माला माल है, आपको किसी शहर में गैस बाई पाइपलाइन डिस्ट्रीब्यूशन नजर नहीं आएगी। वो सब एलपीजी वो सिलेंडर के जरिए चलाते हैं, क्योंकि दैट इज़ द वे जिससे आप डिस्ट्रीब्यूट करें एफिशिएंटली। हमने पाकिस्तान की गैस को पाइपों में डाल के बर्बाद कर दिया, ज़ाय कर दिया, और उसमें लोगों को इतनी सस्ती गैस देने की एक आदी कर दिया कि अब आपके पास एक और डिस्टॉर्शन है। वो ये है कि अगर आप हाउस होल्ड को गैस देते हैं तो आपको अपने पावर प्लांट्स चलाने के लिए सस्ती भी गैस नहीं है। आप अगर उनको देते हैं इंडस्ट्री या आप जो फर्टिलाइज़र प्लांट्स हैं उनको देते हैं तो आपको पावर प्लांट बंद करना पड़ता है। ये जो एनर्जी मिक्स है इसके ऊपर हमें संजीदगी के साथ बैठ के देखना पड़ेगा कि जो इसमें कॉन्ट्रडिक्शंस हैं वो हम कैसे दूर करें। लास्टली जो हमारी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज हैं ये चंद तो एफिशिएंट हैं लेकिन चंद इंतहाई इनएफिशिएंट है। लिहाजा मेरा ख्याल है कि कई दफ़ा बात हुई कि इनको प्राइवेटाइज किया जाए। कोई हुकूमत इसलिए प्राइवेटाइज नहीं करती चूंकि मुल्क के अंदर हर वक्त एक पॉलिटिकल बेयकीनी की सूरत हाल में रहते हैं। आपको याद है 13 से 18 के दौरान हम मुसलसल एक एजिटेशन का भी सामना कर रहे थे, सीपैक को भी चला रहे थे, डेवलपमेंट के मंसूबे भी कर रहे थे, लेकिन हमें उन 5 सालों में काम नहीं करने दिया। हमने PIA को प्राइवेटाइज करने की कोशिश की थ्रू स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट, उसको भी रोक दिया गया पॉलिटिकल एजिटेशन के जरिए। उस वक्त PTI और ये सब मिल गए थे। इसी तरह अब अल्लाह करे कि इलेक्शन के अंदर एक मुस्तहकम हुकूमत आए और 5 साल के लिए उसको मौका मिलना चाहिए कि पाकिस्तान की मईशत को ठीक करने के लिए। देखिए आदिल, $2 अरब सालाना हम स्टेट एंटरप्राइजेज जो सरकारी हैं उनके खसारे में बर्बाद कर रहे हैं। ये 2 अरब कोई मामूली रकम नहीं है। देखिए 2 अरब के लिए हमने गिरवी रख दी है सब कुछ IMF के। हमें अब PIA के देखें ना, अभी वो कह रहे हैं कि जी हमें और पता नहीं कितने अरब की आप सब्सिडी और दें, तकरीबन सालाना वो 40 अरब तो एवरेज महले चली जाती है। 16,000 लोग हैं, वो आपसे 30-40 अरब की सालाना सब्सिडी लेते हैं उस एयरलाइन को चलाने के लिए। या तो उस PIA को जो एम्प्लॉयज़ हैं वो टेक ओवर करें और कहें जी हम इसको मुनाफा बख्श बना के खुद चलाएंगे और चलाएं वो। लेकिन रियासत जिसमें के लोगों के पास पीने का पानी नहीं है, जहां आज भी स्कूलों में क्लासरूम में बोर्ड नहीं है या अस्पतालों में दवाइयां नहीं हैं, आप सिर्फ 16,000 एम्प्लॉयज़ को खुश करने के लिए अरबों रुपए 30-30, 40-40 अरब रुपए की सालाना सब्सिडी दें, ये मुमकिन नहीं है। ये इसी तरह स्टील मिल है जी, बड़े सख्त फैसले हैं। स्टील मिल है वो पड़ी है, उधर आपने लोगों की तनख्वाहें लगाई हुई हैं, काम कुछ नहीं है, और कितने अरब रुपए सालाना हम वहां पर भी दे रहे हैं। अब ये वो चीजें हैं कि जिनके ऊपर रियासत को
आंखें बंद करके बहुत देर तक आप मौखर नहीं कर सकते। वी विल हैव टू टेक सम डिसीजंस के हाउ टू डील विद दिस प्रॉब्लम। ये बड़ी अहम गुफ्तगू एहसन साहब आप कर रहे हैं। थोड़ा सा अब सियासी मामलात पर अगर आएँ तो इलेक्शन कमीशन पर काफ़ी एतराज़ात उठ रहे हैं। पीपल्स पार्टी ये समझती है कि 90 रोज़ के अंदर इलेक्शंस होने चाहिए, वरना हम सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे, हम एहतजाज भी करेंगे। हालांकि सीसीआई के इजलास में सीएम साहब मौजूद थे। अब उनके जो खदशात हैं, कितना वजन है पीपल्स पार्टी के खदशात में कि जी इलेक्शन? मुझे नहीं समझ आती कि उनकी बुनियाद क्या है। जिस पार्टी ने काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट में मरदमशुमारी की अप्रूवल दी है, उन सबको पता था कि मरदमशुमारी की अप्रूवल के बाद इलेक्शन कमीशन पाबंद है कि वो नई हल्काबंदी करे। पीटीआई को भी मालूम था, चूंकि खुद वो 13 जनवरी 2022 को काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट में तहरीरी तौर पे फैसला करके गए हैं कि अगला इलेक्शन जो है वो नई मरदमशुमारी पे होगा। क्यों होगा? इसलिए होगा कि जो छठी मरदमशुमारी 2017 में हुई थी, उस पर सूबा सिंध ने एतराज़ किया था और उन्होंने कहा था कि हमें इसके ऊपर इलेक्शन कबूल नहीं है। फिर समझौता ये हुआ था कि 2018 का वन टाइम आप इजाज़त दे दें इस पर इलेक्शन करने के लिए। इस इलेक्शन के बाद हम नई मरदमशुमारी करके उस पर नया इलेक्शन करेंगे। अच्छा, पीटीआई की गफलत यह है कि 4 साल वो मरदमशुमारी के ऊपर सोए रहे। उन्हें चाहिए था कि 1 साल पहले, 2 साल पहले, 3 साल पहले वो मरदमशुमारी का आगाज़ कर देते ताकि ये बर वक्त हो जाती। हम जब आए हुकूमत में तो हमने आके इसको स्पीड अप किया। यानी वो लैब जो टैबलेट्स थे वो तक उसके नहीं प्रोक्योर हुए थे, क्योंकि ये डिजिटल सेंसस था और डिजिटल सेंसस के लिए ज़रूरी था कि वो टैबलेट्स आप इंपोर्ट करें 1,26,000। हमने वो सारा आके तेज़ी से फिर स्पीड अप किया, उस पर नई ट्रेनिंग करनी थी लोगों की। तो जितना फास्ट ट्रैक हो सकता था इसको मुकम्मल किया। जब सीसीआई ने इस पे दस्तखत किए तो प्राइम मिनिस्टर ने ख़ास तौर पे कोलेशन के हर पार्टी के वज़ीर को खसूसी दावत से उस इजलास में बुलाया ताकि एक मुकम्मल इत्तफाक राय हो। अब अगर उसमें पीपल्स पार्टी कहती है 90 दिन में इलेक्शन हो, बिस्मिल्लाह, मैं कहता हूँ 30 दिन में करा लें। लेकिन अगर आपके पास मरदमशुमारी है जिसमें एक्स डिस्ट्रिक्ट को 1 सीट फालतू मिलनी है सूबाई असेंबली की, वाई डिस्ट्रिक्ट से वो सारा होना माइनस होनी लेकिन ये जो टाइम पीरियड है जो कि इलेक्शन कमीशन जो है वो मिड दिसंबर तक लेके, क्या ये थोड़ा सा स्पीड अप नहीं हो सकता? हो सकता है इसमें भी 30 दिन कम हो जाए मज़ीद? इसमें हमने भी उन्हें तजावीज़ दी हैं जी। इलेक्शन कमीशन को कहा है कि उसमें चूंकि अप टू 4 मंथ्स है, अब वो उसमें कुछ कानूनी रिक्वायरमेंट है कि जब आप एक हल्काबंदी करते हैं तो 1 महीने तक आपने उस पर एतराज़ात के लिए वक्त देना है, फिर उसको डिस्पोजल के लिए 1 महीने का टाइम है। कुछ उनकी कानूनी बाइंडिंग्स हैं कि कितना टाइम वो नहीं घटा सकते। लेकिन उससे हट के हमने भी उन्हें तजावीज़ दी हैं कि कोई 15 दिन, 20 दिन, जितना भी वो और मज़ीद काम कर सकते हैं उसको फास्ट ट्रैक करें। लेकिन जब हल्काबंदी फाइनल नोटिफाई होएगी तो उसके बाद फिर 54 दिन का इलेक्शन साइकिल है। ये मुमकिन नहीं है कि पूरा जो अमल है हल्काबंदी का ये 30 दिन में हो, क्योंकि अगर आप 90 दिन में ये इलेक्शन करना चाहते हैं तो आपको पूरी हल्काबंदी का अमल 30 दिन में मुकम्मल करने की ज़रूरत है। ये मुमकिन ही नहीं है। जो कानून के तकाजे हैं उसके मुताबिक वो 10 दिन, 15 दिन तो काम कर सकते हैं, लेकिन ये मुमकिन नहीं है कि आप 30 दिन में पूरी हल्काबंदी का अमल कर लें और फिर 54 दिन में इलेक्शन साइकिल कर लें। तो लिहाजा ये बेमानी सी बात है। मेरा ख्याल है कि कई जमातें जो हैं इस पर वो अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर रही हैं कि वो चाहती हैं कि नई मरदमशुमारी के बाद नई हल्काबंदी होनी चाहिए और उसकी रोशनी में इलेक्शन होना चाहिए। लेकिन ये बात दुरुस्त है कि इलेक्शन में किसी किस्म की ताख़ीर, किसी किस्म की डिले, मुल्क उसकी बहुत कीमत अदा करेगा, चूँकि केयर टेकर गवर्नमेंट एक स्टॉप गैप अरेंजमेंट है और जिस किस्म की हमने अभी बातें की हैं, मुल्क को इस्लाहात की, रिफॉर्म्स की जरूरत है, वो एक 5 साल की स्टेबल मैंडेट वाली हुकूमत ही कर सकती है। एहसन साहब, बिल्कुल आखिर में और ब्रीफली अगर काइंडली जवाब दीजिएगा कि मियां साहब 15 अक्टूबर को आ रहे हैं, फैसला हो चुका है? देखिए, अभी ऑफिशियली कोई डेट तो ऐसी हमें कम्युनिकेट नहीं हुई, लेकिन इम्कान है कि वो इंशाल्लाह अक्टूबर में इसका जायज़ा ले रहे हैं अपने वापसी के प्लान का। जो ही वो फाइनलाइज होगा तो उसको फिर पार्टी की जो सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी है वो इसका ऐलान करेगी। एहसन इकबाल साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। नाज़रीन, ब्रेक के बाद पीपल्स सेक्रेटरी तात शाजिया मरी साहिबा हमें ज्वाइन करेंगे। उनसे पूछेंगे उन्हें क्यों खदशा है कि इलेक्शन जो हैं वो तवील मुद्दत के लिए डिले करवाए जा सकते हैं।
वेलकम बैक नाज़रीन। इलेक्शन कमीशन की जानिब से हल्का बंदियों के शेड्यूल के ऐलान के बाद इंतखाबात में ताखीर तकरीबन यकीनी हो चुकी है, अनलेस के सुप्रीम कोर्ट कोई फैसला कर दे। अब सियासी जमातों की जानिब से इलेक्शन कमीशन से इंतखाबात मुकर्रर वक्त पर कराने की बाकायदा अपीलें हो रही हैं। गुज़श्ता रोज़ पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास हुआ और पीपल्स पार्टी ने 90 रोज़ में इंतखाबात के लिए तमाम कानूनी और सियासी ऑप्शंस इस्तेमाल करने का फैसला भी किया है, जिसके लिए सुप्रीम कोर्ट से भी रुजू किया जा सकता है। और सीसी के इजलास में खबर ये आई कि एतजाज़ एहसन साहब, रज़ा रब्बानी और नैयर बुखारी ने कानूनी जो पोजीशन है उस पर ब्रीफिंग दी। पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा फैसल करीम कुंडी ने उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिनके बकौल पार्टी का दो टोक मौक़िफ़ है, इलेक्शन मुकर्ररा वक्त पर हो। अगर वो खैबर पख्तूनख्वा में ज़िली इलेक्शन 21 ज़िलों में करवा सकते हैं तो 90 दिन में जनरल इलेक्शन भी हो सकते हैं। लिहाजा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का बिल्कुल ये दो टोक मौक़िफ़ है कि 90 दिन के अंदर इलेक्शन होने चाहिए। अब नून लीग के रहनुमा एहसन इकबाल के बकौल चीफ इलेक्शन कमीशन से मुलाकात के बाद उन्होंने जो मीडिया से गुफ्तगू की, उसमें उन्होंने कहा कि हमने इलेक्शन कमीशन को तजावीज़ दी हैं जिससे इंतखाबी अमल को स्पीड अप किया जा सकता है। मुस्लिम लीग नून ने इलेक्शन कमीशन को तजावीज़ दी हैं कि जिससे डीलिमिटेशन के अमल को तेज तर करके इंतखाबी अमल को मजीद जल्द किया जा सकता है। दूसरी जानिब आज MQM के रहनुमा डॉक्टर फारूक सत्तार ने भी इलेक्शन कमीशन वो गए, मीडिया से भी गुफ्तगू की और उनके बकौल नई हल्का बंदियों को कम अज़ कम वक्त में मुकम्मल किया जाए, इंतखाबात में गैर ज़रूरी ताख़ीर नहीं होनी चाहिए। लेकिन यहाँ ये बात नोट कर लें कि MQM वो पहली जमात थी जिन्होंने बाकायदा मुतालबा किया था कि नई मरदमशुमारी के तहत इंतखाबात हो। हम भी यही चाहते हैं कि हल्का बंदियां हों, उसके बाद इलेक्शन हो, लेकिन हमने ये नहीं कहा कि इलेक्शन के इनेकाद का वक्त किसी गैर जरूरी ताखीर का शिकार हो। अब PTI ने आम इंतखाबात में ताखीर के मामले पर ऑलरेडी वो सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त भी दायर की हुई है, जिसमें ये कहा गया है कि सदर मुमलिकत को हिदायत की जाए कि 90 रोज़ में इंतखाबात की तारीख का ऐलान करें। दरख्वास्त के मुताबिक इलेक्शन कमीशन को हिदायत दें 90 रोज़ में आम इंतखाबात के लिए शेड्यूल जारी किया जाए। सूबों के गवर्नर्स को भी अहकामात दिए जाएँ कि 90 रोज़ में इंतखाबात के लिए इलेक्शन की तारीख मुकर्रर करें। क्या ये इंतखाबात वाकई 90 रोज़ में हो सकते हैं, पॉसिबल है, नहीं है? और ये जो खदशात हैं कि शायद फरवरी से भी ये मामला तूल पकड़ जाए और मौजूदा निगरान सेटअप जो है वो अपना काम जारी रखे, क्या इसमें कुछ है? और पीपल्स पार्टी की जो CC की मीटिंग थी उसमें और किन मामलात पर गुफ्तगू हुई? हमें ज्वाइन किया पीपल्स पार्टी की सीनियर रहनुमा शाजिया मरी साहिबा ने। शाजिया साहिबा, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। पहले तो जो सवाल पीपल्स पार्टी से बनता है और आपके मुख्तलिफ रहनुमा उसका जवाब दे चुके हैं कि जब वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह साहब CC के इजलास में शरीक हुए, वो उसका हिस्सा थे, उसी CC ने फैसला किया कि नई मरदमशुमारी के तहत इलेक्शन होंगे। तो उस वक्त तो आपकी पार्टी को भी अंदाज़ा था कि ये इलेक्शन, इसका मतलब कि 2 से 3 महीने डिले हो जाएंगे। अब अचानक पीपल्स पार्टी को ऐसे क्या खदशात, आपके सामने क्या ऐसी चीज़ आई है कि आप समझते हैं कि ये इलेक्शंस जो हैं वो शायद फरवरी से भी डिले करने की कोई कोशिश की जा रही है? बहुत शुक्रिया आदिल। मेरा ख्याल है कंफ्यूजन उस वक्त बढ़ती है जब जो सिचुएशन है, जिस तरह समझाई जाती है या जो तासुर दिया जाता है, वो हकीकत से हटकर मैं CCI की मीटिंग का हवाला देते हुए ये वजाहत करना चाहूँगी, जो कि मुख्तलिफ मौक़ों पे हो चुकी है, लेकिन आपके प्रोग्राम के तवस्सुत से भी ये वजाहत करती चलूँ कि CCI की मीटिंग जो थी वो 1 पॉइंट एजेंडा पे थी और वो 1 पॉइंट एजेंडा था जो नया सेंसस है 2023 का, उसकी एडॉप्शन, उसकी अप्रूवल के हवाले से। इसमें कोई इलेक्शन का कोई एजेंडा आइटम नहीं था, ना इलेक्शन के ऊपर कोई इंफॉर्मेशन दी गई थी कि बातचीत होगी। ये बात दुरुस्त है कि जो 2023 के सेंसस का पूरा अमल है, इस पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को रिजर्वेशंस थी और भी जमातों को रिजर्वेशंस थी, लेकिन अपनी रिजर्वेशंस जो सीरियसली दिखाई गई वो पीपल्स पार्टी की जानिब से थी और ख़ास तौर पे सिंध हुकूमत में सिंध हुकूमत के जो चीफ मिनिस्टर हैं उन्होंने बड़ा काम किया
और ताज हैदर साहब भी आप जानते हैं हमारे सेनेटर हैं, एक सीनियर रहनुमा है पार्टी के, और उनका भी काफ़ी होमवर्क था। और इसमें जो बहुत मतलब मैं कहूँगी सीरियस रिजर्वेशंस थी। वैसे तो रिजर्वेशन या कोई कंसर्न हो सकती है, लेकिन कुछ बड़ी नौयत की रिजर्वेशंस थी, जिसके हवाले से मुख्तलिफ खतूत भी लिखे गए उस वक्त की वफाकी हुकूमत को। मैं क्योंकि वफाकी काबीना में थी, हमसे भी रुजू किया सिंध हुकूमत ने, और हमें भी कहा कि आप एज फेडरल कैबिनेट मेंबर्स कैबिनेट में भी इस बात को उठाएं, और हमने ये किया और वहाँ पे डिस्कशन भी हुई और रिजर्वेशंस कंसर्न्स को शेयर भी किया उस फोरम के ऊपर। पहली बात तो ये कि ये हाइब्रिड के तरीके से हो रहा था, जो आधा डिजिटल और आधा इन्यूमरेटर्स के जरिए है। ये एक नया तरीका था। इसके लिए यूं तो वैसे टाइम दरकार है, लेकिन हाइब्रिड होने के बावजूद बहुत जल्दी ये काम किया जा रहा था, और इतनी जल्दी किया जा रहा था आदिल कि ऑन ग्राउंड लोगों को ये खबर भी नहीं थी कि सेंसस का अमल जारी है। तो एक जायज रिजर्वेशन थी जिसको पीपल्स पार्टी ने और सिंध हुकूमत ने वफाकी हुकूमत के साथ शेयर किया। ये जरूर हुआ कि उसके टाइम में एक्सटेंशन हुई, लेकिन और भी चीजें थी जो एड्रेस होनी थी। जब सीसीआई की मीटिंग बुलाई गई तो यकीनन पीपल्स पार्टी की और चीफ मिनिस्टर सिंध की ये कंसर्न्स थी कि इस मीटिंग में सेंसस के हवाले से ऐसी कौन सी नई बात की जाएगी जो पहले हमसे नहीं की गई है, और ऐसी कौन सी जो हमारी मतलब रिजर्वेशंस के साथ एड्रेस की जाएंगी। थोड़ी बहुत रिजर्वेशंस रह गई थी, अब वो चले गए इस माइंड के जी। वहाँ पे शायद बात होगी, वहां पर यकीनन रिजर्वेशन जो थोड़ी बहुत हैं उस पर भी बात होगी, नंबर्स क्या होंगे इस पर भी बात होगी। एक पूरा कैलकुलेशन का अमल होता है, और हमारा खदशा ये भी था कि क्या उजलत है कि इन सेंसस को पास किया जाए, क्योंकि अगर इस नए सेंसस के नतीजे में नंबर्स बदलते हैं तो यकीनी तौर पर जो आर्टिकल 51 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें भी नंबर्स बदलेंगे, और अगर वो नंबर्स बदलेंगे तो फिर आप भी समझते हैं कि यकीनन इसमें फिर आईनी तकाजे हैं जो पूरे करने पड़ेंगे, चेंज लाना पड़ेगा कई जगह पे आइन के अंदर। हमें बहुत सारी इस तरह की कंसर्न्स थी, हम इन कंसर्न्स के साथ ही गए, और सीसीआई के अंदर जो गुफ्तगू हुई सेंसस के ऊपर, मुख्तलिफ सूबों की नुमाइंदगी वहाँ थी, सीसीआई के जो अरकान हैं उनके सामने ये गुफ्तगू हुई है, और वहाँ पर नंबर्स पे बात हुई है। और नंबर्स से जो ज्यादा कंसर्न थी, जो सीएम सिंध ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कहा, मेरा ख्याल है आपने वो फॉलो की होगी, ये जो आप फैसल कुंडी साहब की भी बता रहे थे प्रेस कॉन्फ्रेंस की क्लिप, उसी दिन मुराद अली शाह ने जो उनकी लेटेस्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है उसके अंदर उन्होंने बड़ा एक वाजे पूरा बयान किया कि क्या हाल अहवाल था सीसीआई की मीटिंग का। उन्होंने कहा कि जी हमें नंबर्स हमारे साथ शेयर किए, मैंने फौरन कैलकुलेशन की और मैंने देखा कि जो प्रोविंशियल सीट्स हैं उसकी उससे नेशनल सीट में कोई चेंज नहीं आ रहा, नेशनल असेंबली की सीट्स में। नाउ दिस इज प्रिसाइसली आर्टिकल 315 कॉन्स्टिट्यूशन। जब ऐसा होता है आदिल, तो फिर आपको जरूरत नहीं पड़ती आइन के अंदर चेंज करने की। अब आप मैंने पहले भी ये बात की है, द कॉस्ट ऑफ रिपीटिंग माई सेल्फ, बिकॉज आपके शो पे ये बात नहीं की है। अगर तो कोई कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस की होती, अगर तो 51 में चेंज की बात होती, तो क्या आप समझते हैं कि सीसीआई की मीटिंग के बाद ये ब्रेकिंग न्यूज नहीं होती? ऐसी तो कोई ब्रेकिंग न्यूज नहीं आई, बल्कि उसी वक्त मुराद अली शाह साहब मतलब शाजिया मरी साहबा, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो आपके अभी खदशात हैं ये वो सीसीआई की मीटिंग के बाद डेवलप हुए हैं, और अब आप समझते हैं कि ये जो 3-4 महीने का जो ताखीर जो आ रही है ये गैर जरूरी है, ये नहीं होना चाहिए। अब आपके पास ऑप्शंस हैं, पीटीआई भी गई हुई है सुप्रीम कोर्ट, व्हाट आर द ऑप्शंस पीपल्स पार्टी विल एक्सप्लोर? सुप्रीम कोर्ट जाएंगे आप भी? देखिए बात यह कि हम भी ऐसे तो नहीं उठ के चले गए सीसीआई में। अगर हमने ये सोचा कि जी इस सेंसस का क्या मकसद है, जब नंबर्स चेंज नहीं हो रहे थे तो हमें लगा कि ऐसी कोई बात नहीं है जो आगे अफेक्ट ही नहीं करेगी इलेक्शन को। और आपने दुरुस्त फरमाया कि ये चीजें आप बाद में इस मीटिंग के बाद इस्तेमाल करके अच्छा कुछ हल्के एट्रीब्यूट कर रहे हैं कि जी पीपल्स पार्टी को पता था, पीपल्स पार्टी ने। मैं आपके शो के तवज्जुह से कह रही हूँ कि जो ऐसा तासुर दे रहा है वो झूठ बोल रहा है, वो सबसे बड़ा दुनिया का झूठा है अगर ऐसा कोई कह रहा है। पीपल्स पार्टी ने अप्रूव किया सेंसस को विद व्हाटएवर रिजर्वेशंस वर रिमेनिंग, और वो भी रिटन में दे दी गई उस वक्त के वजीर आजम साहब को। वो ऑन रिकॉर्ड है, रिकॉर्ड नहीं, कहीं आग नहीं लगाई जा सकती अनलेस आप कोई रिकॉर्ड को आग लगाना चाहे, तो वो भी ऑन रिकॉर्ड है, ब्लैक एंड व्हाइट फ्रॉम फॉर्मर सीएम सिंध। ठीक, अच्छा अब आप कह रहे हैं कि अब किस तरीके से ये सारी चीज क्लियर हो। देखें
पहले तो आदिल मैं ये क्लियर बात कह दूं कि नियत ये होनी चाहिए कि आप आइन के मुताबिक 90 रोज के अंदर इलेक्शन कराएं। अगर नियत ये ना हो और नियत ये हो कि 90 रोज के अंदर इलेक्शन ना कराए जाए तो फिर आप तरीके ढूंढेंगे। लेकिन अगर 90 रोज की आईनी रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए कोशिश की जाए तो फिर आप वो रास्ता ढूंढेंगे। अब वो रास्ता अगर आप ढूंढने जाते हैं तो फिर विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू द ऑनरेबल इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान व्हिच इज एन इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, और हमें अभी भी उन पे फेथ है, हम चाहते हैं कि हम ये हमारा ट्रस्ट और हमारा फेथ उन पर रहे क्योंकि उनके कॉन्डक्ट से पता चलेगा, और अगर उनका कॉन्डक्ट वायलेट कर रहा होगा कॉन्स्टिट्यूशन को तो फिर वो एक लेगेसी छोड़ेंगे जो कि गलत होगी। लेकिन अभी जो उन्होंने स्केड्यूल मुझे शाजिया मरी साहबा एक बड़ा वाजे जवाब आपसे मैं एक्सपेक्ट करूंगा इस पर कि ये जो जिनकी नीयत पर क्वेश्चन मार्क आपकी नजर में आ चुका है कि वो शायद डिले करवाना चाहते हैं, क्या वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है? वो इलेक्शन कमीशन क्यों चाहेगा कि इलेक्शंस डिले हों? क्या केयरटेकर गवर्नमेंट नहीं चाहती कि इंतखाबात हों? कौन ऐसी कुव्वतें इस मुल्क में है जो कि नहीं चाहती कि इलेक्शन जो हैं वो टाइम पर हों? देखिए, पीपल्स पार्टी ने तो हमेशा से कहा इलेक्शन हमेशा टाइम पे होने चाहिए और आइन में इसकी बड़ी क्लियर वजाहत है। उस वक्त भी जब एक गलत इंटेंट से 2 असेंबलियां डिसॉल्व करके इलेक्शन की जिद की गई, उस वक्त भी पीपल्स पार्टी ने कहा बैठ जाएं, डायलॉग करें, जो जिद कर रहे हैं उनके साथ डायलॉग करें, और अगर इलेक्शन की तरफ ही जाना है तो मुल्क के अंदर एक वक्त इलेक्शन हो और हम इन असेंबलियों का भी कुछ सोच लेते हैं और इलेक्शन की एक डेट पर हम आ जाते हैं। और हमने एक एफर्ट किया इसके हवाले से, आपको पता है कि यहाँ तक बात पहुंच गई थी कि वो जमातें जो अपोजिशन की थी बशमूल पीटीआई, वो भी राजी हो गए कि जी ठीक है, आप ये बिल्कुल सही है कि आप एक ही दिन इलेक्शन हो और यही होना चाहिए। उसके बाद उनका जो एक जिद्दी लीडर था, उसने उस सारे डायलॉग को सैबोटाज कर दिया। मैं सिर्फ ये सीसीआई से मुंसलिक जो सेंसस की बात है वो करना आपसे चाह रही थी। एक्चुअली सीसीआई की तो कर चुकी है, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने एक स्केड्यूल अनाउंस किया है डीलिमिटेशन का। अगर आप उस स्केड्यूल को देखते हैं तो मेरी नजर में अ सिंपल माइंड सीज इट एंड सीज एग्जैक्टली वेयर व्हाट इज रॉन्ग, और उसमें देखें बहुत लंबी तारीखें दी हुई हैं एक स्टेप की। अब अगर एक स्टेप जो आप 1 महीने में पूरा कर रहे हैं डीलिमिटेशन का इन द कंस्टिट्यूएंसीज एंड डिस्ट्रिक्ट्स, जब आर्टिकल 51(5) में ये जो लिखा है और उसके नतीजे में हमें कोई जरूरत नहीं है डीलिमिटेशन की अव्वल तो, लेकिन अगर आप कराने भी जाते हैं तो जब इतना बड़ा चेंज ही नहीं आया तो पूरा महीना ही एक्सरसाइज क्यों हो? इसके बाद आपने अपील के लिए भी एक पूरा महीना दे दिया। तो ये चीजें मेरा कहने का मकसद ये है कि इसको मिनिमाइज करना चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि चले लॉ में लिखा है डीलिमिटेशन, आइन में नहीं लिखा डीलिमिटेशन होनी चाहिए, लेकिन अगर आप लॉ भी फॉलो करते हैं तो योर मेन इंटेंट एंड योर एफर्ट शुड बी टुवर्ड्स हैविंग इलेक्शंस विद इन 90 days एंड नॉट अदरवाइज। मैं नहीं कह रही हूँ कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान खुदा ना खास्ता चाहता है कि इलेक्शन 90 दिन में ना हो, एंड आई होप दिस इज नॉट ट्रू, मगर कोई तो है। अब ये क्या? अच्छा, मुझे आखिर में शाजिया साहिबा ये बताइएगा कि एक तो चले लीगल ऑप्शंस वगैरह जो हैं वो भी एक्सप्लोर हो सकते हैं, लेकिन क्या पीपल्स पार्टी, अगर उन्हें आपको अंदाजा हो कि 90 रोज में नहीं हो रहे, तो कोई एहतजाज प्लान करने का भी कोई इज इट ऑन द टेबल एज वेल? आदिल, एक तो मुझे ये नहीं पता कि इलेक्शंस जो हैं वो डिले करने के हवाले से, और ये जो कोई फरवरी कह रहा है, कोई और ज्यादा बात कर रहा है, मुझे ये नहीं समझ में आती जवाब क्या होगा। अब जो इस वक्त मुल्क की मईशत है, जो इस वक्त हालात हैं, वो बद से बदतरीन होते जा रहे हैं। बिजली के बिलों को ही उठा के देख लें, अब तो बाकायदा उसका पूरा एक्सरे आपको मिल रहा है कि जी कहाँ पे क्या टैक्स है, क्या है क्या नहीं, और ये केयरटेकर गवर्नमेंट है, ये जवाब देगी लोगों को। इसमें इतनी हिम्मत, इतना सब्र, इतना मादा है, इसका तो मैंडेट नहीं है लोगों को जवाब देने का। तो ये तो एक पब्लिक गैदरिंग में भागेंगे अगर इनसे किसी ने पूछ लिया। ये तो इलेक्टेड लोग होते हैं जो जवाब देते होते हैं लोगों को। अब जो बिजली के बिलों की, यूटिलिटीज के बिलों की हालत है, जो महंगाई की हालत है, वो दिन ब दिन बुरी होती जा रही है। अब कितने और बिजली के बिल हमें देखकर ये अंदाजा लगाना पड़ेगा कि भाई इलेक्शन करा दो।
3 और बिल्स आ जाएंगे लोगों के हाथ में, या 6 और बिल्स आने के बाद ये एहसास होगा कि हमें कराना इलेक्शन। देखिए, वी हैव टू गो टुवर्ड्स इलेक्शन फॉर स्टेबिलिटी, फॉर हमारी अपनी रेपुटेशन के लिए अच्छा नहीं है कि एक केयर टेकर गवर्नमेंट जिसका मैंडेट और कुछ नहीं है सिवाय इसके कि डे टू डे बेसिस पे काम करे जब तक कि इलेक्टेड गवर्नमेंट अपना ऑफिस और अपनी जिम्मेदारी नहीं संभाले। पूरी दुनिया हम पर और चीजों पे हंसती रहे, मगर आप और इजाफा कर ले हमारी जग हसाई के अंदर, एक प्रेसिडेंट अलवी ट्वीट करके अपनी अहम जिम्मेदारी से बरी हो जाते हैं। तो मैं ये तमाशा नहीं चल सकता। केयर टेकर गवर्नमेंट इज नॉट चेयर टेकर गवर्नमेंट, इट्स अ केयर टेकर गवर्नमेंट। इट शुड बिहेव लाइक केयर टेकर गवर्नमेंट, everybody should move towards 90 days election as per constitution. और होना भी इसी तरह चाहिए। या मरी साहिबा, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। नाज़रीन, वक्त चाहता है एक ब्रेक का, जिसके बाद आपसे दोबारा वेलकम बैक। नाज़रीन, साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब की वापसी की खबरें एक दफ़ा फिर गर्दिश कर रही हैं और ये कहा जा रहा है कि शायद वो 15 अक्टूबर को वापस आ रहे हैं। अदर जावेद साहब सीनियर सहाफ़ी और तजियाकार हैं और इनकी अभी फ्राइडे को भी नवाज शरीफ से तफसीली मुलाकात भी हुई है। अदर जावेद साहब, बहुत शुक्रिया। क्या मामलात हैं? और लंदन सुना है कि फिर खबरों का मरकज बनने जा रहा है हफ्ते 2 हफ्ते में। बहुत शुक्रिया आजम साहब, बनने नहीं जा रहा, बन चुका है। 2 साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ दोनों लंदन में, साबिक वज़ीर खजाना इसहाक डार साहब भी लंदन पहुंच चुके हैं। तो एक अहम जो सेशन है मुस्लिम लीग नून का, वो इस हवाले से जारी है। बैकग्राउंड राब्ते भी जारी हैं और इनकी मुलाकातें भी जारी हैं। इसहाक डार साहब का आना भी एक मायने रखता है, वो क्या लेके आए हैं, कौन सा किसके साथ उनकी मुलाकातें हुई और बैकग्राउंड क्या चीज़ें हुई। तो अब ये तीनों भी सर जोड़ के बैठेंगे। कुछ और रहनुमाओं की भी लंदन आमद की तवक्को है और ये सारी तैयारी है नवाज शरीफ के पाकिस्तान जाने की। शहबाज शरीफ साहब जो मुस्लिम लीग नून के सदर है, पहली दफ़ा मुस्लिम लीग नून के हाईएस्ट ओहदे की तरफ से अनाउंस हुआ है नवाज शरीफ साहब की वतन वापसी का। पहले इससे पहले जो भी डेट्स आती रही वो जारी बात है, आपको पता क्या आसाराइयाँ थी, लेकिन शहबाज शरीफ साहब ने नवाज शरीफ साहब के साथ खड़े होकर जुमे को अक्टूबर का महीना दे दिया है। डेट जो है वो मिड ऑफ अक्टूबर हो सकती है। मुख्तलिफ चीज़ें प्लान की जा रही हैं और उनकी वापसी को लेके मुस्लिम लीग नून एक बड़ा शो क्रिएट करने के मराहल में है। मंशूर का बनाने का अमल जारी है। इसहाक डार साहब इसी हवाले से तशरीफ लाए हैं। मुस्लिम लीग नून का मंशूर क्या होगा, इक्तिसादी बहाली कैसे होगी और किन किन चीज़ों पर ये गौर करेंगे। तो ये एक अहम मरहला मुस्लिम लीग नून की लीडरशिप के लिए। अजहर साहब, फ्राइडे को आप की कई घंटे वहां पे मुलाकात रही, आपको क्या लगा कि मुस्लिम लीग नून को, नवाज शरीफ साहब को भी इलेक्शन की ताखीर के हवाले से कोई खदशात हैं जिस तरह पीपल्स पार्टी को है? देखिए जी, मुस्लिम लीग नून की जो इस वक्त जो इलेक्शन स्ट्रेटजी है वो मुझे नजर आ रहा है कि शहबाज शरीफ साहब जो है अहम किरदार अदा कर रहे हैं। शहबाज शरीफ साहब जब यहाँ पे आए, उनकी मुलाकातें हुई नवाज शरीफ साहब से, ऑफ द रिकॉर्ड मुलाकातें थी जो उनको शायद मीडिया को उन मुलाकातों तक रसाई भी नहीं हो सकी। तो उसमें उन्होंने उनको अक्टूबर में वतन वापस आने का मशवरा दिया और शहबाज शरीफ साहब के मशवरे पे नवाज शरीफ साहब ने अक्टूबर में आने का फैसला किया। जहां तक इलेक्शन के हवाले से है तो मुझे जो लगा है कि मुस्लिम लीग नून इलेक्शन चाहे नवंबर में हो, जनवरी में हो, दिसंबर में हो या फरवरी में हो, वो बिल्कुल तैयार है। उनका जो वो उस दिन मुलाकातों में दोनों साबिक वज़ीर आज़म की जो टोन थी, जो उनका बातचीत थी, तो बड़े कॉन्फिडेंट नजर आ रहे थे क्योंकि उनका ये कहना था कि वो इलेक्शन की तैयारी उनकी मुकम्मल है। लेकिन एक चीज उसमें सबसे अहम है कि मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ की वतन वापसी के हवाले से जो कानूनी मसाइल दरपेश है उसके हल के लिए शहबाज शरीफ साहब काफी सरगर्म अमल है और उसके लिए भी जल्द हल निकल आएगा। और ज्यादा यही है कि राहदारी जमानत और उसके बाद वो अपील के लिए बाकायदा सरेंडर करेंगे। तो नवाज शरीफ की वतन वापसी के हवाले से शहबाज शरीफ ने भी बड़ा अहम किरदार अदा कर रहे हैं और वो उस हवाले से काफी जो है बैकग्राउंड राब्ते अपनी लीगल टीम के साथ, दूसरे अफराद उनके साथ उनके जारी है। आज़ाद साहब, आखिर में मुख्तसरन क्या ये 15 अक्टूबर की जो डेट आ रही है अभी तक ये फाइनल तो नहीं है ना उनकी वापसी की? जी आदिल साहब, 15 अक्टूबर की डेट फाइनल नहीं है लेकिन अक्टूबर का महीना फाइनल है।
क्योंकि शहबाज शरीफ साहब जब हम बैठे थे, जब बात हो रही थी उनके साथ 2.5-3 घंटे, तो उस गुफ्तगू के दौरान उन्होंने कोई तासुर नहीं दिया कि वो डेट का ऐलान करने जा रहे हैं। लेकिन उठने से चंद मिनट कबल नवाज शरीफ साहब ने कहा कि शहबाज शरीफ साहब बात करेंगे और वो मैं उनके साथ खड़ा हूंगा। तो जैसे ही हुआ वो बाहर आए, तो उसमें भी सरप्राइजिंगली हमारे लिए भी यही था कि उन्होंने, शहबाज शरीफ साहब ने अक्टूबर के महीने का अनाउंस कर दिया। तो ये 7 अक्टूबर भी हो सकता है, 21 अक्टूबर भी हो सकता है, लेकिन इसके लिए जो तैयारी है वो मुकम्मल कर ली गई है। मुस्लिम लीग नून इसको एक बड़ा शो करके 1 मिलियन अफराद का टारगेट कर रही है, और पंजाब, लाहौर और पाकिस्तान भर से जो काफिले हैं नवाज शरीफ को लेने आएंगे, और ये एक बड़ा जलसायाम होगा, और पूरी एक रैली की शक्ल में उनकी जो रिवाइवल है मुस्लिम लीग नून की मुख्तलिफ शहरों में वो है। और इसके अलावा प्लान यही किया जा रहा है कि नवाज शरीफ मुख्तलिफ शहरों में जलसे करेंगे। तो मुस्लिम लीग नून का जो पार्टी लीडर है नवाज शरीफ, वो वतन वापस आ रहा है, और उसको लेने के लिए आप समझ लें कि पार्टी का जो सदर है शहबाज शरीफ वो होगा। और एक और बात कि नवाज शरीफ मुस्लिम लीग नून की तरफ से न सिर्फ इलेक्शन मुहिम लीड करेंगे बल्कि वो वजीर आजम के भी कैंडिडेट होंगे। अजहर जावेद साहब, बहुत शुक्रिया, थैंक मच फॉर जॉइनिंग अस। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम पर फीडबैक जरूर दीजिएगा। हमारा ट्विटर हैंडल है @आदिल शाहज़ेब। इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज़।